नमस्कार। आज हम संतान प्राप्ति के बारे में कुंडली से कैसे जानें, इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कोई भी दंपति हो, उनके पास सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी, सारी समृद्धि होने के बाद भी अगर संतान उनकी नहीं है तो निश्चित तौर पे एक स्टेज में लाइफ में उनको इसकी कमी महसूस होती है और व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं अपशब्द बन जाता है और उनका जो वैभव है, सुख ऐश्वर्य सब अधूरा रह जाता है। इसलिए संतान प्राप्ति की इच्छा हर दंपति के मन में होती है। और ये कुंडली से कैसे इसको देखें, हम आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। आप सभी का मेरे चैनल ट्रू एस्ट्रो में स्वागत है। मैं जो भी आपके सामने जो वीडियोज लाता हूँ, इनको आप अगर पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो संतान प्राप्ति की कुंडली में क्या योग होते हैं, इसको जानने के लिए हमारे सामने यहाँ पे एक कुंडली है जो कि काल पुरुष की कुंडली कहेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण भाव होते हैं, कुछ प्लैनेट्स होते हैं और कुछ राशियां महत्वपूर्ण होती हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। इन सबको कोई भी प्रेडिक्शन करने के पहले संतान योग के बारे में इन सब का एनालिसिस करना जरूरी होता है, तभी एक सही प्रेडिक्शन हो पाता है। तो सबसे पहले लग्न होता है। लग्न महत्वपूर्ण होता है क्योंकि लग्न जो है हम है, हमारा व्यक्तित्व है, तो लग्न सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा जो संतान का जो भाव होता है, संतान का जो भाव पांचवा भाव होता है, इसको संतान भाव बोलते हैं। फिर नवा भाव होता है, भाग्य भाव होता है। भाग्य भाव के अलावा इसको, क्योंकि पांचवें से पांचवा है, इसको संतान का विचार इससे भी किया जाता है। विशेषतया स्त्री की कुंडली में नवे भाव का विचार किया जाता है संतान के लिए, तो इसको हमको इग्नोर नहीं कर सकते हम। तो ये हो गए तीन मुख्य भाव हो गए। अब उसके अलावा जो है इसमें हम देखते हैं कि पंचमेश, मतलब जो पंचम जो घर है, इसका जो यहाँ पे राशि जो भी लिखी, मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ये काल के पुरुष की कुंडली हमने जो बनाई है 12 नंबर से शुरू किया, मीन राशि से। मीन के बाद जो है मेष है, फिर वृष है, फिर मिथुन है, फिर कर्क है, फिर सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। ये राशियां हैं यहाँ पे। आज हमने यहाँ एक न लिख के जो है 12 लिखा हुआ, जिससे कि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। आगे चल के जब भी आप यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे पांचवा जो भाव है, उसका जो स्वामी होंगे यहाँ चंद्रमा हो गए, और पंचमेश यहाँ चंद्रमा हो गए। पांचवें भाव में भी को भी अपने को देखना चाहिए कि इस पे कोई अफ्लिक्शन तो नहीं है, इस पे किसी तरह के जो है पाप ग्रहों की जो है दृष्टि तो नहीं है। इन सब चीज का भी विचार करना चाहिए। अगला इसमें जो संतान के कारक जो है बृहस्पति को माना जाता है, तो बृहस्पति की स्थिति भी देखना चाहिए। बृहस्पति पांचवें भाव के कारक होते हैं काल पुरुष की कुंडली में, और संतान के भी कारक होते हैं। बृहस्पति को दूसरा, पांचवा, नौवां, 11वां इनके कारकत्व प्राप्त है। बाकी यहाँ लग्न में गुरु को दिग्बल प्राप्त होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनको मिलती है। तो बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारी कुंडली में। तो यहाँ पे बृहस्पति हो गए। इसके बाद जो है नवम भाव जो होता है, इस पर जो भी अच्छे ग्रहों की दृष्टि होना चाहिए, शुभ ग्रहों की। और 9th जो लॉर्ड होता है यार, नवमेश जो होते हैं, उन पर किसी भी तरह का अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं उनको होना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। अब यहाँ हम राशियों पे आते हैं। राशियाँ कुल 12 राशियाँ होती है। तो इसमें जो शुभ राशियाँ होती हैं, जो संतान प्राप्ति में जिनका अच्छा रिजल्ट माना जाता है कि अच्छी होती हैं, वो शुभता रहती है संतान प्राप्ति के लिए, विलम्ब नहीं होता है। तो 4, 8, 12 अगर राशियाँ यहाँ पे लिखी हों तो एक अच्छा लक्षण माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए। जो है अशुभ राशियां जो होती हैं 3, 5 जो होती है, मतलब ये मिथुन, सिंह और कन्या, ये बंध्या राशियां भी इनको बोलते हैं। तो ये देखना चाहिए कि अगर यहाँ 3, 5, 6 हैं तो संतान प्राप्ति में निश्चित तौर पे अवरोध होगा और समय पर संतान नहीं प्राप्त होगी। उसके अलावा जो 6 राशियां और बची हैं वो अर्धबंध्या होती है, और जो
अर्ध उर्वर कह सकते हैं जो होती है। लेकिन मुख्य रूप से अपने को ये 2 कैटेगरी पे ध्यान देना चाहिए। अगर यहाँ पे ये राशियाँ लिखी हुई थी, एक हम विचार कर सकते हैं कि 4, 8, 12 है तो एक शुभ संकेत है संतान प्राप्ति के लिए, और 3, 5, 6 है तो कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति निर्मित हो रही है। अब इसके अलावा ग्रहों की स्थिति भी देखना चाहिए। ग्रह अगर स्त्री ग्रह भी होते हैं, पुरुष ग्रह भी होते हैं, इनको भी ध्यान में देना चाहिए, रखना चाहिए। स्त्री ग्रह का प्रभाव अगर 5वें घर पे होगा या 9वें घर पे होगा तो कन्या संतति के प्राप्त होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार पुरुष ग्रह जैसे गुरु हो गए, मंगल हो गए, सूर्य हो गए, इनका प्रभाव अगर इन 5वें और 9वें भाव पर होगा तो पुरुष संतति या पुत्र होने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो है ये मेन भाव हो गए, राशियां हो गई और ग्रह हो गए, इनका जो महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें कैसे इसका एनालिसिस करने के लिए इनकी सहायता लेना चाहिए या इनका भी उपयोग करना चाहिए। अब जो है कुछ योग हैं, क्योंकि मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो है जो भी मैं यहाँ पे योग बता रहा हूँ केवल यही योग नहीं होते, और सारे योग होते हैं संतान प्राप्ति के। लेकिन चूंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको कम शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूं, और किसी और वीडियो में और जो योग होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि पंचमेश जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है, पंचम भाव पंचमेश। तो पंचमेश अगर केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र जो है कौन सा भाव होता है, 1, 4, 7, 12। अगर पंचम घर के स्वामी इन चारों घर में बैठते हैं तो निश्चित तौर पे जो है एक अच्छा योग माना जाता है संतान प्राप्त होने के लिए, कि हाँ संतान प्राप्त होने की संभावना है। इसी प्रकार से पंचमेश अगर त्रिकोण में हो, त्रिकोण के बारे में, त्रिकोण हो गया अपना पहला भाव होता है, 5वां होता है और 9वां होता है। तो पंचम भाव का अगर संबंध त्रिकोण से हो रहा है तब भी संतान प्राप्त होने की संभावना अति बलवती होती है। अब संबंध कैसे होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए, गुरु की 9वीं दृष्टि 5वें पर पड़ती है, 5वें भाव पे, क्योंकि 9वीं दृष्टि से गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, तो 9वीं दृष्टि से यहाँ पे वो 5वें भाव को देखते हैं जो है। तो ये संबंध बन रहा कहीं ना कहीं 5वें और 9वें में जो है। इसी तरीके से गुरु जो है 5वीं दृष्टि से लग्न को भी देखते हैं, तो कहीं न कहीं जो है इनका दृष्टि संबंध होना चाहिए, या इनके लॉर्ड यहाँ होने चाहिए या इनके लॉर्ड यहाँ होने चाहिए, तब भी एक संबंध बनता है, माना जाता है। दूसरा जो योग है उसमें शुभ ग्रह अगर 5वें घर में हो और पंचमेश भी मजबूत स्थिति में बैठा हुआ हो, उच्च का हो, स्वराशिष्ट हो, तब भी, और इस पे किसी भी मेलेफिक प्लैनेट मतलब कि शनि, राहु, केतु, मंगल या सूर्य की दृष्टि ना हो, ऐसी स्थिति में संतान प्राप्ति के योग होते हैं, अच्छे योग माने जाएंगे, समय पर संतान प्राप्त होती है। अगला जो बिंदु है इसमें सूर्य, मंगल, गुरु की राशि अगर यहाँ पे हो और नवमेश में, देखिए किसी भी कुंडली में देखने के लिए पूरी तरीके से फलित करने के लिए नवमेश का भी अध्ययन जरूरी होता है। तो अगर यहाँ पे सूर्य की राशि हो, मंगल की राशि हो और गुरु की राशि हो, और पंचमेश जो है, जो 5वें भाव का स्वामी मान लीजिए यहाँ चंद्रमा है, ये नवमेश D9 चार्ट में विषम राशि में हो। इसमें एक चीज मैं बताना आपको जरूरी समझ रहा हूँ कि विषम और सम राशियों के बारे में ये कहा जाता है, ये मतलब ज्योतिष में एक फार्मूला है कि विषम राशि जो होती है पुरुष राशि उसको माना जाता है, और जो सम राशि होती है उसको स्त्री राशि माना जाता है। राशियों की कई कैटेगरी होती है। तो ये अगर ये पंचम भाव का स्वामी पुरुष राशि में है तो पुत्र संतति होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो एक महत्वपूर्ण जो है फार्मूला है, इसको आप किसी पर भी अप्लाई करेंगे अपनी कुंडली पर या अन्य लोगों की कुंडली पर, इस तरह की रिजल्ट आपको देखने में मिलेंगे जो है। लग्नेश अगर पंचम में हो, गुरु और
पंचमेश मजबूत हो, मतलब लग्नेश जो है ये फिफ्थ लॉर्ड यहाँ जाके लग्नेश जो है यहाँ आके बैठा हो, ये लग्न हो गया 12 नंबर यहाँ लिखा है, तो अगर 12 नंबर को माने तो गुरु हैं, उसके स्वामी गुरु आके यहाँ बैठे हुए हैं। गुरु और पांचों में मजबूत स्थिति में हो, गुरु अगर मजबूत स्थिति में है, यहाँ पे अगर कोई दूसरा रहता, अगर मान लीजिए यहाँ पे शुक्र होता, यहाँ पे अगर 7 नंबर, तो शुक्र आके यहाँ बैठते, गुरु मजबूत होते, क्योंकि गुरु जो संतान के कारक होते हैं, और 5वां घर मजबूत होता। 5वां घर मजबूत कैसे होगा, इस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, अष्टक वर्ग में जो है इसको अच्छे अंक मिले हों इस भाव को, तो एक 5वां घर मजबूत माना जाएगा जो है। इसके स्वामी नवमेश में भी अच्छी स्थिति में बैठे हों, शुभ राशियों में बैठे हों, उच्च के हों, तो ऐसी स्थिति में अगर लग्नेश पंचम भाव में हो और गुरु और 5वां घर मजबूत हो, तब भी संतान होने की संभावना अच्छी रहती है। तो इस तरीके से अगर 5वें घर में सम राशि है और नवमास में भी पंचमेश जो है सम राशि में बैठा हुआ है, तथा इस पे चंद्रमा या शुक्र की दृष्टि है, तो स्त्री संतान होने की संभावना ज्यादा होती है जो है। तो इसमें स्त्री और पुरुष संतान के लिए मैं एक मोटे तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे जो भी ग्रह बैठे हों, हमने बताया अगर इन ग्रहों का प्रभाव, इनकी दृष्टि यहाँ पे होगी, चंद्र और शुक्र की दृष्टि अगर यहाँ पड़ेगी, तो स्त्री या कन्या होने की संभावना ज़्यादा, कन्या संतति होने की संभावना ज़्यादा बलवती होगी। और पुरुष ग्रह की गुरु मंगल सूर्य अगर यहाँ बैठे हों और इसको देख रहे हों, तब पुत्र संतति प्राप्त होने की संभावना बलवती होती है। इस तरीके से कुछ जानकारी थी जो संतति प्राप्त होने के क्या योग होते हैं। इसमें ये बहुत छोटी जानकारी है, आगे हम और कुछ वीडियो जिसमें बनाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक इशू है। बहुत से दंपति है, उनके फोन आते हैं या उनके क्वेरीज आती हैं कि संतति के योग हैं कि नहीं, बहुत लेट हो रहा है। और आज क्योंकि शादियां भी बहुत लेट होती हैं, बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं जो है, और कैसे इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से भी लोग जो है संतति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, प्रयास क्या कर ही रहे हैं लोग, क्योंकि शादियां विलंब से हो रही हैं और अगर संतति नहीं हुई समय से, तो इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं अडॉप्शन में जाना पड़ता है, या इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से जो है टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से संतति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं लोग। तो ये एक काफ़ी यूजफुल जानकारी आपको लगी होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।